हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस भाग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता का भाग दूसरा। भाग एक में हमने जाना कि किस प्रकार प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति के सौंदर्य को बड़े ही सुंदरता के साथ चित्रित किया है और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने जिस तरह के चित्र, जिस प्रकार की कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है, उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मानो हम स्वयं उन सभी दृश्यों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कल के भाग में हमने मानवीकरण अलंकार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। एक बार फिर उसको दोहराते हैं कि जब हम प्राकृतिक वस्तुओं को जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन करते हैं या किसी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाते हैं, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर भी उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जगह जगह किया है, जिसको हम आज के भाग में भी देखेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि उन्होंने कविता के शुरुआत में पावस ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र के प्रकृति के पल पल परिवर्तित हो रहे प्रकृति का वर्णन किया है, रूप का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने पर्वतों का वर्णन करते हुए बताया है कि पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं। मेखलाकार यानी गोलाकार रूप में फैले पर्वत और उन पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल वहाँ पर उगाए हैं, जो जिसे उन्होंने पर्वतों की आंखें कहा है। और इन आंखों से वे अपनी रूप सौंदर्य को पर्वत के नीचे बने विशाल आकार के तालाब में देख रहे हैं, ऐसी कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। कविता का दूसरा पद देखते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कविता के नए शब्द इस प्रकार है। गिरि अर्थात पहाड़, मद अर्थात मस्ती या उत्साह, जोश, झरते हैं अर्थात गिरते हैं, झाग अर्थात फेन, जो एक प्रकार का उसमें झाग आता है उसे कहा गया है। गौरव अर्थात स्तुति गान और निर्झर अर्थात झरने। कविता का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वत से गिरने वाले झरनों की सुंदरता का बखान अर्थात वर्णन कर रहे हैं। आपने पहाड़ी क्षेत्रों में जब झरने बहते हैं, छोटे छोटे झरने आपको दिखाई देते हैं, जब वो झरने बहते हैं तो वो दृश्य कितना सुंदर होता है, उसी दृश्य का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि जब झरने पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, तब उसमें उठने वाले झाग के कारण वे मोतियों की लड़ियों की भांति लग रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सफ़ेद रंग की एक धारा आपको ऊपर से नीचे की ओर आते दिखाई देती है, जिसकी तुलना कवि ने किसके साथ की है? मोतियों की लड़ियों अर्थात माला के साथ की है। साथ ही उसके गिरते समय जो आवाज हो रही है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये झरने पर्वतों का गुणगान कर रहे हो, और उस ध्वनि को सुनकर कवि के नस नस में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक प्रकार की उत्साह, एक प्रकार का जोश संचारित होने लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कविता के नए शब्द इस प्रकार है। उच्चाकांक्षा यानी कि ऊंचा उठने की कामना या इच्छा, तरुवर अर्थात पेड़, वृक्ष, नीरव नभ
अर्थात शांत आकाश। अनिमेष अर्थात एकटक, एकटक देखना। चिंता पर अर्थात चिंता में डूबा हुआ। पद का अर्थ इस प्रकार है। कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए अनगिनत वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और उनका ऊंचा ऊंचा उठना या ऊंचा ऊंचा हो बढ़ना ऐसा लग रहा है मानो वह सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। मानो वो पेड़ पर्वत से भी ऊंचा उठकर आकाश को छूने की महत्वाकांक्षा रखते हो। मानो एक दिन आकाश छूने के अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, क्योंकि महत्वाकांक्षा रखना और वह महत्वाकांक्षा पूरी होगी कि नहीं इसकी गहरी चिंता में डूबना यह मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति का नहीं। परंतु इन वृक्षों के माध्यम से कवि यह कल्पना कर रहा है कि पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रहे ये सारे वृक्ष जो ऊपर ही ऊपर उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मानो आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं और अपनी इस इच्छा को पूरा होगी कि नहीं इस डर से उनके चेहरे पर या उन पर कोई एक चिंता लग रही है, ऐसे कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। कविता का अगला पद है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए है निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। नए शब्द इस प्रकार है। भूदल अर्थात पहाड़, पारद के पर अर्थात पारे के समान, पारा एक प्रकार का धातु है, उसके समान धवल अर्थात सफेद रंग का चमकीले पंख। रवशेष अर्थात केवल आवाज बाकी रह जाना, और सब है अर्थात भय के साथ। पद का अर्थ इस प्रकार है। कवि यहाँ अचानक बदले हुए मौसम के कारण प्रकृति में आए बदलाव का वर्णन कर रहा है। कवि बता रहे हैं कि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं, पूरी तरह आकाश बादलों से भर जाता है, तो पर्वत भी उसमें छिप जाते हैं। बादलों के कारण सामने खड़े पर्वत भी दिखाई नहीं देते हैं। तब मानो ऐसा लगता है कि पर्वत पक्षी के समान सफेद रंग के पंख लगाकर कहीं उड़ गया हो, क्योंकि चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तब ऐसा लगता है जैसे आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। कविता का अगला पद है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। नए शब्द इस प्रकार है। सब है अर्थात भय के साथ, डर के साथ। शाल पहाड़ों पर दिखाई देने वाले वृक्ष। जलद यान अर्थात बादल रूपी विमान या हवाई जहाज। विचर अर्थात घूमना। इंद्रजाल अर्थात जादूगरी। पद का अर्थ इस प्रकार है। जैसे कि हमने देखा कि अचानक मौसम बदल गया और आसमान में चारों ओर से बादल घिर आए और अचानक से बादलों का गड़गड़ाना शुरू हो गया। तब ऐसा लगता है मानो आसमान ही टूटकर धरती पर गिर रहा हो।
कवि ने यहाँ पर प्रकृति के ऐसे ही भयानक रूप का वर्णन किया है। प्रकृति के इस भयानक रूप को देखकर पहाड़ों पर के शाल वृक्ष, ऊंचे ऊंचे शाल वृक्ष भी डर गए हैं और डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। अर्थात उन्होंने अपनी जड़ों को मानो मजबूती से पकड़ रखा हो, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं कुछ पहाड़ का कोई टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरकर उनके ऊपर गिर गया तो वह क्या हो जाएंगे, टूटकर नीचे गिर जाएंगे और उनकी आसमान को छूने की महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। साथ ही साथ चारों ओर धुआं ही धुआं अर्थात कोहरा नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर कोहरे नजर आते हैं और जब कोहरा छा जाता है तो क्या हो जाता है, हमें सामने वाली कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है और वो धुआं धुआं हमें ऐसा लगता है मानो कुछ जल रहा हो। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि उस कोहरे को देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीचे तालाब में ही आग लग गई है। और प्रकृति के इन विभिन्न रूपों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्र जादू का खेल दिखा रहा है? क्योंकि हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में इंद्र को प्रकृति के देवता माने गए हैं। मानो ये देवता ही, इंद्र देवता ही ये प्रकृति के ये सारे विभिन्न दृश्यों से भरा जादू का खेल हमें दिखा रहा है। कभी सुंदर से झरने बह रहे हैं तो कभी आसमान साफ है और चारों तरफ प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और दूसरे ही पल प्रकृति का भयानक रूप हम देख रहे हैं। मानो यहाँ इंद्र कोई जादू का खेल दिखा रहा है। शाल वृक्ष का भयभीत होना, यहाँ भी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, क्योंकि भयभीत होना यह मनुष्य का स्वभाव गुण है। जब हमें किसी बात का डर लगता है या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा होने का खतरा लगता है तब हम भयभीत हो जाते हैं। तो शाल वृक्ष का भयभीत होना ये उनके अस्तित्व को खतरे में पड़ रहा है ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ हमने देखा कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने कितनी सुंदरता के साथ और सजीवता के साथ चित्रात्मक शैली में, भाषा शैली में प्रकृति के मनोरम सौंदर्य का चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है। कविता के इस पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? उनका ऐसा देखना किस बात को दर्शाता है? प्रश्न 2, शाल वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? प्रश्न 3, झरने किसका गौरवगान कर रहे हैं? बहते हुए झरनों की तुलना कवि ने किसके साथ की है? प्रश्न 4, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है और कौन कौन सी बात समझाने के लिए किया है, यह आपको बताना है। प्रश्न 5, बारिश, झरने, इंद्रधनुष, बादल, कोयल, पानी, पक्षी, सूरज, हरियाली, फूल, फल आदि इस प्रकार के कोई भी प्राकृतिक विषय या शब्द का प्रयोग करते हुए एक कविता आपको तैयार करनी है। आशा है कि आप इस प्रकार का कविता करने का कार्य कर सकेंगे और आपको इस कविता का अर्थ भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।